हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशियन का 20th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उससे और इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, वरना आपको ड्रामा और स्टोरी दोनों समझ में नहीं आएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्दी मिल जाए। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि ज़ेनज़ेन भी ज़िया को नोटिस करती है और कहती है कि अंकल ली की तबीयत इतनी तो ख़राब नहीं लगती है, वरना ये 24 घंटे पढ़ाई में डूबी नहीं रहती और ये इतना ज़्यादा पढ़ रही है। अच्छा, मैंने उस दिन इस पर तरस नहीं खाया और अपनी भावनाओं को पूरा का पूरा प्रकट कर दिया, वरना तो सारी मेहनत मेरी बेकार ही हो जाती। उसके बाद उसके कमरे में लू आती है और वो ये म्याओ के नोट्स ज़िया को देती है और वो कहती है कि इसे ये म्याओ ने दिया है। तो ज़िया मना कर देती है लेने से। तो वो कहती है कि ये म्याओ ने पूरे 1 हफ्ते तक इसमें मेहनत लगाई है और उसने कितने सारे लोगों से नोट्स मांगकर तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें छांट कर तुम्हारे नंबर बढ़ाने के लिए उसने इतनी मेहनत की है और तुम्हें मना कर रही हो। तो ज़िया कहती है उसे वापस कर देना। तो लू से डायरी पकड़ाती है और कहती है कि अगर तुम्हें वापस करना है तो तुम उसे खुद ही वापस कर देना। और ये सारी बातें ज़ेनज़ेन सुन रही होती है। इट मीन्स कि उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रही है। तो लू वहाँ से चली जाती है। तो ज़िया उस डायरी को अपने टेबल में रख देती है और ज़ेनज़ेन देख लेती है कि ज़िया ने कहाँ रखा है। अब तो पक्का उसकी कुछ प्लानिंग चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट दिखाया जाता है कि सभी बच्चे क्लास में होते हैं और टीचर आके कहते हैं कि क्या बात है, पेपर के टाइम पे 1 हफ्ते रह रहे हैं और सारे के सारे स्टूडेंट अवेलेबल है मेरी क्लास में, बहुत अच्छी बात है। और इस बात को सुन के ज़िया मुस्कुराने लगती है और ज़िया को मुस्कुराता हुआ देख के ये म्याओ भी मुस्कुराने लगता है। उसके बाद पढ़ते पढ़ते ना लू सो जाती है। तो ज़िया उसे धक्का देती है तो वो जगती है और फिर अपने सर पे कपड़ा बांधती है और फिर जोश में लग जाती है पढ़ने के लिए। उसके बाद वो लोग पेपर की तैयारी के लिए अपनी आंखों में आई ड्रॉप लगाते हैं जिससे कि वो रात को जग के पढ़ सके। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ज़ेनज़ेन ज़िया के ड्रॉर से वो डायरी ले लेती है। अब क्या करना चाहती है ये तो हमें आगे पता लगेगा। उसके बाद हमें येलिन का सीन दिखाया जाता है जो किसी से फ़ोन पे बात करके ये डिसाइड कर रहा होता है कि वो अपनी ड्यूटी किस फ्लोर पे लगाएगा, क्योंकि पेपर हो रहे होते हैं बच्चों के, तो वो चेकिंग के लिए जाएगा। तो वो कहता है कि मुझे 3rd फ्लोर पे जाना है। तो सामने से उसको रिप्लाई आता है कि तुम 3rd फ्लोर पे किस लिए जाना चाहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए या अपने छोटे भाई को देखने के लिए। तो वो कहता है कि मैं यूं ही जा रहा हूँ बस चेक करने के लिए उन दोनों को। तो सामने से रिप्लाई आता है कि सबको पता है कि तुम्हारा उन दोनों से क्या रिश्ता है, तो अगर तुम जाओगे तो लोग बातें बनाएंगे। तो येलिन कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तो मेरी ड्यूटी वहीं फिक्स करना। तो वो मान जाती है। उसके बाद येलिन देखता है कि रूम में ज़ेनज़ेन जो है वो टेबल के नीचे कुछ कर रही है। तो वो छुप के देख रहा होता है कि वो कर क्या रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ेनज़ेन जो है वो ये म्याओ की डायरी को टेबल के नीचे टेप से चिपका रही होती है। इट मीन्स कि वो ज़िया को फंसाने की कोशिश करने वाली है। तो उसके जाते येलिन को दिखाया जाता है जिसने सब कुछ देख लिया होता है और फिर येलिन भी उसी कमरे में जाता है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कॉलेज में। जब ज़िया वापस आ रही होती है तो येलिन उससे कहता है क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकता हूँ। तो ज़िया कहती है हाँ। तो येलिन कहता है तुम पेपर के लिए नर्वस हो ना, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी तुम्हारे साथ होगा ना, या तो उसे भूल जाना ये सोच के कि कभी कुछ हुआ ही नहीं, या फिर तुम मुंह तोड़ जवाब देना दूसरों को जो तुम्हारे साथ बुरा करे। तो ज़िया को कुछ समझ में नहीं आता है। तो येलिन कहता है तुम्हें वक्त के साथ समझ में आ जाएगा और अपना पेपर बेस्ट देना। और ये बोल के वो चला जाता है। उसके बाद हमें पेपर का सीन दिखाया जाता है जब सबका पेपर हो रहा होता है। तो ज़ेनज़ेन बार बार ज़िया को घूर घूर के देख रही होती है, मतलब अपना पेपर छोड़ के वो उस पर नज़र डाल रही होती है। तभी क्लास में एंटर होता है डायरेक्टर और वो सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर वो राउंड लगाते हैं तो वो देखते हैं कि ज़ेनज़ेन जो है वो डायरेक्टर को दिखा दिखा के ज़िया को देख रही होती है। तो डायरेक्टर से कंफर्म करते हैं कि तुम क्या कर रही हो, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। तो वो बार बार ज़िया की तरफ देख रही होती है। तो डायरेक्टर को उसका इशारा मिल गया होता है। तो वो ज़िया के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा डेस्क चेक करना है। तो वो खुशी खुशी अपना डेस्क चेक करने देती है। तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। तो वो फिर से राउंड लगाने लगता है और इस बार ज़ेनज़ेन जो है वो डायरेक्टर को देख के कपड़ों की तरफ अपना इशारा देती है और डायरेक्टर समझ जाता है। वो अपने साथ आई हुई लड़की को कहता है कि वो ज़िया की जो है कपड़े चेकिंग करे क्योंकि वो उसे सस्पिशियस लग रही है। तो ये सुन के हमारा ये म्याओ कहता है कि आपको ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और क्लास के सभी बच्चों को ये बुरा लग रहा होता है, लेकिन डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे जो बच्चा गलत लगेगा मैं उसकी चेकिंग करूँगा। तो वो लड़की भी मना करती है। डायरेक्टर ये बहुत दूर तक चला जाएगा। ऑलमोस्ट क्लास में सभी बच्चे मना कर रहे होते हैं ये करने से, लेकिन तभी ज़ेनज़ेन उठती है और कहती है कि अगर इन्हें दिक्कत हो रही है तो क्यों ना मैं कर लूँ। वैसे भी मैं ज़िया की क्लासमेट हूँ, रूममेट हूँ और हम दोनों साथ में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसे अपनी ड्रेस चेक करवाने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगी। तो लू से कहती है कि ज़ेनज़ेन तुम क्यों इस मैटर में पढ़ रही हो, तुम्हें इतनी बात आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।
तुम्हारा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, तो इस मैटर से दूर रहो। तो चैनमो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भी इस मैटर से दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि इस मैटर से तुम्हारा भी कोई लेना देना नहीं है। तो जेनजेन जाती है और जिया को कहती है कि मुझे तुम्हारी चेकिंग करनी है। तो जिया कहती है तुम श्योर हो ना कि तुम चेक करना चाहती हो? तो जेनजेन कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं किस लिए आई हूँ यहाँ? तो जिया खड़ी होती है और गुस्से में अपना जैकेट उतार के देती है। सभी बच्चे मना करे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने एक एक करके कपड़ा उतार के देती है और कहती है क्या अब तुम खुश हो या मैं और भी कपड़े उतारूँ? और फिर वो डायरेक्टर की तरफ देख के कहती है कि क्या अब आपको और भी चेकिंग करानी है, क्या मैं अपने सारे कपड़े यहाँ उतार दूँ? और ये देख के डायरेक्टर कहता है मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम यहाँ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, बहुत ज़्यादा रूड हो और अपनी टीचर से ऐसे बात करती हो। तो वो कहती है कि मैं रूड हूँ, मैं बदतमीज़ हूँ, ये मैं अपने आप में हूँ। तो आपको यहाँ इतने सारे बच्चों में मैं क्यों नज़र आई? सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि इसने आपको ऐसी नज़रों से देखा कि मैं चोर हूँ, तो आपने इसकी चेकिंग क्यों नहीं की? क्या पता ये चीटिंग कर रही हो? तो ये सुन के जेनजेन कहती है कि मैं क्यों चीटिंग करूँगी, मुझे चीटिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो जिया कहती है कि तो वक्त बताएगा। और फिर वो उसकी डेस्क के पास जाती है और उसकी चेकिंग करती है। तो उसके डेस्क के नीचे से वही डायरी मिलती है और ये देख के तो जेनजेन चौंक जाती है और फिर उस डायरी का पेज पलट के देख के कहती है ये तो तुम्हारी है। और तभी हमें येलेन को दिखाया जाता है जो कि गेट से झांक रहा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि येलेन जाता है और जाके देखता है कि जिया के डेस्क के नीचे डायरी रखी है और वो उसे निकाल कर जेनजेन की डेस्क के नीचे चिपका देता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें सीन दिखाया जाता है। तो जेनजेन उस डायरी को देख के कहती है ये तो तुम्हारा है और ये मेरे पास क्या कर रहा है, ये यहाँ कैसे आया? और तभी सारे बच्चे कहते हैं कि डायरेक्टर अब आप क्या करोगे? आपने जिया के टाइम पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, अब जेनजेन जब कल्प्रेट निकली है तो आप क्या करोगे? तो वो जेनजेन को कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतनी अच्छी स्टूडेंट हो के ऐसा कर रही हो। तो सभी बच्चे अपना एग्ज़ाम करो और तुम एग्ज़ाम नहीं करोगी, तुम मेरे पास आओगी बाद में, मैं कोई और डिसीज़न लूँगा। और ये बोल के वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। उसके बाद सारे बच्चे अपना अपना काम करने लगते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाओगे। तो सभी बच्चे बातें बनाने लगते हैं कि इसने कितना इनोसेंट बनने का कोशिश किया, कि इसने प्रॉप रूम का इंसिडेंट क्रिएट किया और अब भी ये जिया को फंसाने की कोशिश करी है। तो जेनजेन कहती है कि तुम सब मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? सारे इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं, सारा गलत मेरे साथ हुआ है और ये हर बार मुझे फंसाती है और तुम लोग हमेशा इसका साथ देते हो। तुम लोग मेरे सपोर्ट में क्यों नहीं बात करते हो? मतलब जो फंसाने की कोशिश कर रही थी वो खुद अब दूसरों से उम्मीद कर रही है। तो ये मैं वो कहता है हर चीज़ की शुरुआत तुमने की थी, प्रॉप रूम की स्टोरी भी तुमने बनाई थी, यहाँ भी तुमने जिया को फंसाने की कोशिश की और जब बात तुम्हारे ऊपर आई तो तुमने बात घुमा दी। तुम जितनी सीधी दिखती हो उतनी हो नहीं। तुम क्या हमें पागल समझती हो? तुम क्या ये सोचती हो कि हमारे पास कोई दिमाग नहीं है जिससे हम ये जज कर सके कि कौन सा इंसान कैसा है? तुम जैसी हो ना वैसी तुम बिल्कुल भी नहीं हो, तो वैसा बनने की कोशिश मत करो। और रहा सवाल इन सारी चीज़ों का, तो जब तुम दूसरों पे भरोसा नहीं करती हो तो तुम दूसरों से उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि कोई तुम पे भरोसा करे? और जेनजेन को ये मैं के मुँह से इतनी सारी अजीब बातें सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो जिया के कपड़े बीचों बीच फेंक के वहाँ से भाग के चली जाती है। तो टीचर सबको बैठने के लिए कहती है और अपना एग्ज़ाम करने के लिए कहती है। तो ये मैं जिया के पास आता है और उसे अपना कोट उतार के देता है और कहता है कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं ना तो तुम्हें बिना किसी चीज़ को सोचे अपने पेपर पे पूरा ध्यान देना है। और ये बोल के वो चला जाता है। दूसरी साइड जिया रोती है और उसका पेपर पे उसके आंसू गिरते हैं। मतलब अगर किसी के साथ भी ऐसा होगा तो उसे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। दूसरी साइड डायरेक्टर जेनजेन को डांट रहे होते हैं कि 100 साल से ये कॉलेज नंबर 1 पे है और सिर्फ तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से आज हमारे कॉलेज पर इतना बड़ा दाग लग गया है। मतलब मैं तुम्हें कितना इनोसेंट समझता था और मैं कितना पागल था जो तुम्हारे झांसे में आ गया और तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी और मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन के सबके सामने पागलों की तरह नाच भी रहा था। मतलब तुम समझती क्या हो खुद को? मैंने आज तक अपने करियर में इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी कि कोई खुद चोरी करे और फिर किसी और को चोर बनाने की कोशिश करे। मैं अब ये सारी चीज़ें हेडक्वार्टर में भेजूंगा और वहाँ से जो भी निर्णय आता है मैं तुम्हें सुनाऊंगा। या तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा या तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और ये सुन के जेनजेन अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। और फिर जब वो डायरेक्टर के कैबिन से बाहर आती है तो सभी बच्चे उसको देख के बातें बना रहे होते हैं और कहते हैं कि ये वही है ना जो जेनजेन को जिया को हमेशा परेशान करने की कोशिश करती है, उसे हर बार फंसाने की कोशिश करती है। मतलब ये गरीब है तो ये कितनी गंदी हरकतें करती है। मतलब ये गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हरकतें करे। और ये सारी बातें सुन के जेनजेन को इतना ज़्यादा बुरा लगता है। तो जेनजेन बैठी हुई होती है बास्केटबॉल कोर्ट में, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम से एग्ज़ाम के बारे में पूछती हैं। तो वो अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसकी मॉम कहती है कि ज़्यादा प्रेशर मत लेना और आराम से एग्ज़ाम करना। और तुम घर कब आओगी? तो वो कहती है जब मेरी छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी मैं घर आ जाऊँगी। और फिर वो कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। और ये बोल के वो कॉल कट करके रोने लगती है।
दूसरी साइड दिखाया जाता है कि लू जो है वो जिया के साथ सो रही होती है। तो जिया लू को कहती है, लू थोड़ा अपना वेट कम करो, तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम दोनों यहाँ सोएंगे तो मेरी कमर टूट जाएगी। तो लू कहती है, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम मुझे ऐसे बोल रही हो, मैं यहाँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए आई हूँ, क्या पता आज जन तुम्हारे साथ क्या करे, इसलिए मेरा यहाँ होना ज़रूरी है। तो जिया कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इस तरह से मेरे पास सोगी ना तो अगले दिन सुबह मैं नहीं बचूंगी। तो वो कहती है, वैसे भी हमें जगना ही तो है, हमें उतने अच्छे से नहीं सोना है, अगर हम सो गए तो हम ये नहीं देख पाएंगे ना कि जन क्या करना चाहती है हमारे साथ, क्या पता वो तुमसे बदला लेने के लिए आए। मतलब बेस्ट फ्रेंड कितनी अच्छी होती है ना। तो किस किस की बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे कमेंट में बताना। तो वैसे मेरे पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो जिया कहती है कि प्रॉप रूम के इंसिडेंट में जो भी हुआ था और सब मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते थे मुझे कुछ मैटर नहीं करता था, लेकिन जैसे आज उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और सबने मुझ पर ट्रस्ट किया, ये बात मेरे दिल को छू गई। और मुझे पहली बार पता लगा कि जब कोई बिना रीज़न के तुम्हारे पर ट्रस्ट करता है तो तुम बिना लड़ाई को जीते ही जीत जाते हो। मतलब तुम्हारे लिए हर चीज़ कितनी इजी हो जाती है ना। मतलब अब जैन मेरे लिए कुछ भी करे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, पर जब तक सबका ट्रस्ट और सबका सपोर्ट मेरे साथ है तो कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकता। तो लू कहती है, तुम्हारा कितना अच्छा है ना, तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल सा प्रिंस चार्मिंग है येलेन, और उसके बाद तुम्हारा नाइट किंग ये म्याओ। तो जिया कहती है, तुम्हारे पास भी तो चैनमो है। तो लू कहती है, वो तो लू आधी नींद में होती है और कहती है कि उसका तो नाम ही मत लो, उसकी नज़रों में सबसे खूबसूरत इंसान जो है वो आर्मी ऑफिसर है और फायर फाइटर है, वो मुझे कहाँ पसंद करता है। तो जिया कहती है, उसने तुम्हें अभी तक बताया नहीं अपनी ना फीलिंग्स, एक दिन ज़रूर बताएगा। तो लू कहती है, कब बताएगा। तो जिया कहती है, लू अगर कोई तुम्हें पसंद करने वाला जिसे तुम पसंद करती हो वो तुम्हें सामने से कहे कि वो तुम्हें प्यार करता है तो तुम कभी उसे रिजेक्ट मत करना, उसे टाइम देना, उसके साथ रहना और उसको समझने की कोशिश करना। जो डिसीज़न मैंने लिया वो कभी मत लेना। तो लू कहती है, क्या तुम्हारी नज़रों में मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ क्या। तो जिया कहती है, हाँ तुम मेरी नज़रों में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगी ना कभी भी। जो डिसीज़न मैंने लिया है तुम हमेशा मेरा सपोर्ट करोगी ना, तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड बन के रहोगी ना। तो लू नींद में होती है तो कुछ जवाब नहीं दे पाती है। उसके बाद हमें जन का सीन दिखाया जाता है कि सफाई कर्मचारी आके उसे वहाँ जगाते हैं। वो बास्केटबॉल कोर्ट में ही सो गई होती है। तो वो उठ के वहाँ से जाने लगती है तब उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है और वहाँ उसे ब्लू एड कंपनी का नाम दिखता है जो कि ये म्याओ के डैड का होता है। और उसे देख के आइडिया आता है और वो अपने फ़ोन में जिया की मॉम का और ये म्याओ के डैड का फ़ोटो देखती है और हंसती है। मतलब इससे उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चलता है। और दूसरी साइड हमें ये म्याओ की मॉम को दिखाया जाता है जो कि ये म्याओ के डैड के असिस्टेंट से बात कर रही होती है उनके स्केड्यूल के बारे में और उनकी एक हफ्ते में कितनी मीटिंग रही है। मतलब एक तरह से वो उनकी जासूसी कर रही होती है। तभी उनके असिस्टेंट से उन्हें पता लगता है कि ये म्याओ के स्कूल की एक लड़की जो है वो सर से मिलने आई होती है और रीज़न उन्हें पता नहीं होता है क्योंकि सर ने उन्हें एग्जैक्ट बताया नहीं होता है और वो मिल के गई होती है। तो वो कहता है कि मुझे ये बात ज़रूरी नहीं लगी इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो ये म्याओ की मॉम कहती है कि मुझे उस लड़की की डिटेल्स भेजो। तो वो डिटेल भेजता है तो वो चेक करती है तो उन्हें उसके बारे में पता नहीं होता है। दूसरी साइड जेन जो है वो चुपके चुपके अपने हॉस्टल में वापस आती है। तभी उसे ये म्याओ की मॉम का कॉल आता है और वो उनसे बात करने जाती है। तभी लू आती है और जेन पे चिल्लाने लगती है कि जिया को स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया है और अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ ना तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। और ये बोल के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और ये सारी बातें ये म्याओ की मॉम भी सुनती है और वो कहती है शायद ये अच्छा टाइम नहीं है बात करने का, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो जेन उन्हें कहती है कि मैं जेन हूँ और शायद आपको पता लग गया है कि मैं आज सुबह आपकी कंपनी में क्यों गई थी। तो अगर आप ये बात जानना चाहती है तो आपको मुझसे मिलना होगा और ये बात आपकी कंपनी की रेपुटेशन की है, मेरे फ्यूचर की है और मेरे करियर की है। तो अगर आप जानना चाहती हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप मिल सकती हैं। वहीं हमें दूसरे पल दिखाया जाता है कि ये म्याओ जो है दौड़ के अपने भाई के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई आपको पता है कि जिया को स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया है। तो येलिन जो है बहुत ही फीका सा रिएक्शन देता है। तो ये म्याओ कहता है कि आपको इस बारे में पहले से ही पता था और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 28 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय गाइस। Q&A के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो मैं उनके आंसर दूंगी, तो आप क्वेश्चन करिए और मैं Q&A की वीडियो बनाऊँ या फिर आपके कमेंट में आपको आंसर दूँ, ये भी कमेंट में बताना। ओके।